आज की कहानी है वॉल्ट साइमोनोवस्की नाम के एक आदमी की। एक शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी जिसे एडवेंचर पसंद था। पर कहते हैं कि जिम्मेदार लोगों को अपनी कुछ चाहतों पर लगाम लगा लेनी चाहिए, वरना कई बार चीजें बहुत भारी पड़ती हैं। चलिए शुरू करते हैं एक और सच्ची कहानी। कभी कभी इंसान दो जिंदगियां एक साथ जीता है, एक दुनिया को दिखाने के लिए और दूसरी अपने अंदर छुपाकर। वॉल्डेमार वॉल्ड साइमोनोवस्की भी ऐसा ही इंसान था। एक तरफ वो था तेज दिमाग वाला, टाई सूट पहनकर कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर। पोलैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पर उसने नाम और पैसा दोनों कमाया। तेज सोचना, उससे भी तेज फैसले लेना, यही उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक पारिवारिक आदमी था, 3 बच्चों का पिता, पत्नी का ख्याल रखने वाला, वीकेंड पर बारबेक्यू करने वाला, बच्चों को स्कूल छोड़ने और कहानियां सुनाकर सुलाने वाला एक आम सा इंसान। और उसी आम जिंदगी में एक दिन उसने अपनी पत्नी से एक वादा किया था, मैं कभी उन पानी से भरी गुफाओं के पास भी नहीं जाऊंगा। ये बात है साल 2001 की सर्द रात की। वो दोनों केव डाइविंग के एक्सीडेंट्स पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे। उसकी पत्नी देखती है कैसे एक्सप्लोरर अंदर जाते हैं और फिर कभी बाहर नहीं आते। पत्नी की आंखों में डर था, क्योंकि उसके पति को भी ऐसे एडवेंचर पसंद थे, लेकिन वॉल्ट को वो सब नॉर्मल लगा। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और वादा कर लिया। लेकिन सच ये था कि वॉल्ट हमेशा एडवेंचर की ओर खींचता रहा है। वो पागलपन की हद तक रिस्क लेने वाला तो नहीं था, लेकिन सेफ्टी नेट में यकीन नहीं रखता था। 1980 के दशक के आखिर में उसने ब्रिटिश केविंग टीम के साथ जुड़कर बर्फ से ढके पहाड़ों में चढ़ाई की थी। नीचे 0 डिग्री से भी कम तापमान, और वो बर्फीले अंधेरे में गुफाएं ढूंढता फिरता था। स्लिम, फिट और एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ इंसान था वो। ऐसी बेचैनी जो किसी को सिखाई नहीं जा सकती और ना ही छुड़ाई जा सकती है। उसने सालों तक अपने वादे को निभाया। वो केविंग से दूर रहा, नौकरी करता रहा, उसने घर बसाया, बच्चों को बड़ा किया, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जब वो 42 साल का हुआ तो उसके अंदर फिर से वही पुरानी बेचैनी जागने लगी। उसने पहाड़ फतेह किए थे, पैसे कमाए थे, परिवार के लिए सब किया था, लेकिन हर बार जब वो किसी नए डाइवर को किसी अंधेरी गुफा में जाते देखता तो उसका मन रोमांच से भर उठता। वो गुफाओं में जाकर उन्हें एक्सप्लोर करना चाहता था। धीरे धीरे उसने सब दोबारा शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने एक नया ड्राई सूट लिया, फिर डाइव कंप्यूटर, फिर एक रीब्रीदर ले लिया। उसने खुद से कहा कि ये तो सिर्फ ओपन वाटर के लिए है और वो कुछ भी रिस्की नहीं करेगा। लेकिन फिर गर्मियों में वो चुपचाप एक केव डाइविंग कोर्स में दाखिल हो गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं। वॉल्ट कोई नौसिखिया नहीं था। वो जानता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन शायद उसे यही पसंद था। उसे पसंद था वो प्रिसिजन, वो कंट्रोल जिससे मौत को मात दी जा सकती है। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। उसी साल उसने अपनी पत्नी से छिपकर रोमानिया में अपना पहला असली केव डाइविंग मिशन पूरा किया। वो लगभग 150 फीट गहराई तक गया, लिमिट्स को पुश किया और लौट आया। घर वापस आने पर उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया और एक्टिंग करी कि जैसे कुछ नहीं हुआ। डिनर टेबल पर बैठना, बच्चों के साथ हंसना, कहानी सुनाकर सुलाना, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन कुछ तो बदल चुका था। शेर के मुंह खून लग चुका था। वो अब और केव्स को एक्सप्लोर करना चाहता था। केव डाइविंग की दुनिया में पोलैंड में एक नाम था जिसे हर कोई जानता था, विक्टर बोलेक। वो सिर्फ एक डाइवर नहीं थे, वो एक एक्सप्लोरर थे। एक ऐसा इंसान जिसने वो गुफाएं एक्सप्लोर की थीं जहां बाकी लोग जाने से डरते थे। साल 2001 के बीच में जब वॉल्ट की विक्टर से मुलाकात हुई तो ऐसा लगा जैसे चिंगारी को तेल मिल गया हो। विक्टर ने न सिर्फ उसे सही गियर खरीदने में मदद की, बल्कि उसे पहली असली गुफा डाइविंग एक्सपीडिशन पर भी ले गया। जगह थी ईस्ट बिहॉर रिसर्जेंस, रोमानिया की ठंडी, गहरी और अंधेरी गुफाएं। ये कोई टूरिस्ट डाइव नहीं थी, यहां ज्यादा लोग नहीं जाते थे, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इस केव को एक्सप्लोर करते थे। वहीं वॉल्ट ने पहली बार 150 फीट की गहराई छुई। घर लौटते ही
वॉल्ट ने बिना देर किए अपनी सेविंग्स के पैसे से बड़ी इंस्पिरेशन रीब्रीदर खरीद लिया, फिर डाइविंग कोर्स ज्वाइन कर लिया और हर वीकेंड ट्रेनिंग करता रहा। 2003 तक वो हर साल 30 से ज्यादा डाइव कर रहा था और उस साल उसने 337 फीट की गहराई छू ली। ये उसके लिए एक नया रिकॉर्ड था। उसने एक ऑनलाइन डायरी शुरू की, डीप एंड हाई, जहां वो अपनी हर डाइव का ब्यौरा रखता था, जहां दूसरे डाइवर्स आकर उसकी सराहना करते। वो डाइविंग वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने लगा था। जैसे जैसे वो गहराइयों में जाता गया, वैसे वैसे अपने परिवार और दोस्तों से दूरी बनाता गया। वो अब सिर्फ अपनी डाइव के बारे में सोचता था। रिस्क बढ़ रहे थे, गियर और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा थे और हर नई गुफा पिछली से ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। रीब्रीदर एक बेहद नाजुक मशीन होती है। एक छोटी सी गलती और हर सांस एक जुआ बन जाती है। लेकिन वॉल्ट को यही पसंद था। उसने एक बार एक साथी डाइवर से कहा था, जिस पल में जिंदा रहना जितना मुश्किल होता है, उतना ही खूबसूरत वो पल होता है। मई 2004 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने वॉल्ट की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। विक्टर बोले कि एक बार से भरे क्वेरी में डाइव के दौरान मौत हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट में इसे प्राकृतिक कारणों से मौत कहा गया, लेकिन केव डाइविंग की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। हर मौत की एक वजह होती है, 1 सेकंड की देरी, एक सेटिंग मिस या एक गलत फैसला। इस खबर ने वॉल्ट को अंदर तक तोड़ दिया। वो 2 महीनों तक घर से बाहर नहीं निकला, ना कुछ कहा ना कुछ खाया, बस वो चुपचाप और गुमसुम रहता। विक्टर की मौत ने उसे दिखा दिया था कि एडवेंचर और ट्रेजेडी के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। जुनून और विनाश के बीच का फर्क सिर्फ एक सांस का हो सकता है। लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। वो डाइविंग वर्ल्ड में फिर लौटा और पहले से भी ज्यादा फोकस्ड हो गया। उसने विक्टर की अधूरी छोड़ी गई एक्सपीडिशन को पूरा करना शुरू किया। अब ये सिर्फ रिकॉर्ड या एडवेंचर की बात नहीं थी, अब ये मिशन था। वो साबित करना चाहता था कि वो गहराई तक जा सकता है और वापस भी लौट सकता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। डाइविंग की दुनिया में कुछ गुफाओं का नाम लेते हुए लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं। ऐसी ही एक केव थी, गुफ्रे डुपोंट। फ्रांस के एक शांत गांव के पास दिखने में ये जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। एक छोटा सा पुल, नीचे नीला पानी, लेकिन इस पानी के नीचे छिपी थी एक खौफनाक भूल भुलैया। पतली सुरंगें, खड़ी खाइयां और घुमावदार मोड़ जो सबसे अनुभवी डाइवर को भी निगल सकते हैं। यहां के लोग इस केव को शापित मानते हैं। पुराने फ्रेंच एक्सप्लोरर इसे कहते थे ला बूश de l'enfer, जिसका हिंदी में मतलब है नरक का मुंह। और यही जगह थी जहां वॉल्ट जाना चाहता था। अप्रैल 2005, विक्टर की मौत को 1 साल बीत चुका था। वॉल्ट एक छोटी सी टीम के साथ फ्रांस पहुंचा। वो अपने पुराने 337 फीट के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता था। डाइव से 1 दिन पहले उसने पास की एक गुफा गुफ्र de la tannerie में अपना सारा गियर टेस्ट किया। रीब्रीदर में थोड़ी नमी तो थी, लेकिन ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। उसने महीनों पहले से इस डाइव की प्लानिंग की थी। उसने 2 10 लीटर के बैकअप सिलेंडर लिए, एक 15x50 का ट्राइमिक्स गैस के साथ, दूसरा नाइट्रॉक्स के लिए। साथ में रखा उसका कस्टम रीब्रीदर, एक्स्ट्रा कंट्रोल्स और इमरजेंसी फेलसेफ सिस्टम के साथ। लेकिन जितना गहरा आप जाते हैं, उतना कम टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया जा सकता है। गुफ्र डुपोंट शुरुआती डाइवरों के लिए नहीं है। यहां की सबसे गहरी डाइव 583 फीट तक की गई थी, और वो भी फ्रांस की प्रोफेशनल टीम द्वारा। यहां गलती का मतलब होता है मौत। 6 अप्रैल 2005, वक्त था सुबह के 9:55। वॉल्ट ने पानी में प्रवेश किया। उसने कहा था कि वो शाम 3 बजे तक वापस आ जाएगा। पानी के भीतर उसने पहली बाधा पार की, शिंगल कंस्ट्रिक्शन, जो 39 फीट पर थी। भारी गियर के साथ वो उस तंग रास्ते से निकला। उसका चमकीला पीला रीब्रीदर वहां अजीब लग रहा था, जैसे किसी कार्टून फिल्म से यूज किया जाता हो, लेकिन उसे अपने गियर पर पूरा भरोसा था। गुफा के अंदर पानी काफी साफ था। उसकी हेलमेट लाइट दूर तक फैली अंधेरी सुरंग को काट रही थी। 59 फीट पर रास्ता एकदम से नीचे गिरने लगा। एक सीधी खड़ी सुरंग जो गहराई में कहीं खो जाती थी। यहीं से शुरू हुआ असली सफर। 164 फीट पार करते ही उसके शरीर में हल्का बदलाव आने लगा। उसका दिमाग धीमा चलने लगा, सोचने की शक्ति कम होने लगी। ये था नाइट्रोजन नार्कोसिस। डाइवर इसे कहते हैं द रैप्चर ऑफ द डीप।
आपको लगता है सब ठीक है, आप खुद को सुपरमैन समझने लगते हो, और यही सबसे खतरनाक होता है। 259 फीट पर वो एक हॉरिजॉन्टल गैलरी में पहुंचा। सांसें तेज चल रही थीं, रीब्रीदर अब भी चल रहा था, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी। अब शुरू होने वाला था सबसे खतरनाक हिस्सा। एक और 98 फीट की सीधी गिरावट। 260 फीट के बाद उसका शरीर थम सा गया था। उसने 1 सेकंड रुककर अपने बीसीडी से थोड़ी सा हवा निकाली और नीचे की ओर चल दिया। अब वो 300 फीट को पार पहुंच चुका था। वो अपनी मंजिल के काफी पास था। उसने सोचा था कि उसे बस 344 फीट तक जाना है, या शायद 350 फीट, और फिर वो वापस आ जाएगा। लेकिन तभी उसका उतरना अचानक तेज हो गया। रीब्रीदर CO2 फिल्टर नहीं कर पा रहा था। वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को बार बार सांस में खींच रहा था। वॉल्ट का शरीर जवाब देने लगा। हाथ पैर सुन्न होने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 344 फीट पर उसका शरीर एक चट्टान से टकराया। शायद वो होश में नहीं था, शायद उसके हाथ पैर पहले ही काम करना बंद कर चुके थे। उसने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने अपना इमरजेंसी सिलेंडर यूज किया। इसे ऑन करते ही उसे कुछ सेकंड की राहत मिली, लेकिन ये इमरजेंसी सिलेंडर्स सिर्फ 1 मिनट तक ही चलते हैं। बैकअप सिलेंडर, जो असली जान बचा सकता था, अब भी उसकी कमर से बंधा हुआ था। अचानक से उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। उसका दिमाग इतना धीमा हो चुका था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, और फिर उसके मुंह से माउथपीस गिर गया। और वहीं पानी के अंधेरे में अकेले उसने आखिरी सांस ली। कुछ दिन बाद जब रिकवरी डाइवर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वॉल्ट का शरीर गुफा के बाहर की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे उसने पलटकर बाहर निकलने की कोशिश की हो। डाइवर्स ने उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाला। वॉल्ट की डाइविंग टीम जब फ्रांस से लौटी, वॉल्ट की फैमिली पोलैंड में उसका वेट कर रही थी। उसकी पत्नी को मालूम था कि वॉल्ट फ्रांस गया है। वो जानती थी कि वो फिर से गुफाओं में उतर रहा है। उसने उसे बहुत मना किया था। उसने अपना वो वादा भी याद दिलाया था कि वो कभी केव डाइविंग नहीं करेगा, लेकिन वॉल्ट नहीं माना। 6 अप्रैल 2005 की शाम फोन की घंटी बजी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे खबर मिल चुकी थी कि वॉल्ट अब कभी वापस नहीं आएगा। शुरुआत में वो रोई नहीं, बस किचन की कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। पास ही कमरे में उसके 3 छोटे बच्चे खेल रहे थे। वो अपने आंसू दबाए बस उसी के बारे में सोच रही थी। वॉल्ट सिर्फ एक डाइवर नहीं था, वो एक पिता था जो कहानियां सुनाता था, स्कूल बैग तैयार करता था, खिलौने ठीक करता था और बच्चों के साथ कार्टून देखता था। अब वो सब कुछ अचानक खत्म हो गया। वॉल्ट का शव 1 महीने तक घर नहीं आया। कभी कागजी कार्रवाई, कभी मेडिकल जांच, कभी ट्रांसपोर्ट की समस्या। इधर पोलैंड में परिवार इंतजार करता रहा, उधर फ्रांस में जांच चलती रही। वॉल्ट के कुछ टीम मेंबर्स उसके गियर के कुछ हिस्से अपने पास ही रखकर लौट आए। किसी ने भी परिवार को साफ साफ नहीं बताया कि गुफा में हुआ क्या था। वॉल्ट की पत्नी ने बाद में एक दोस्त से कहा कि उसे गुफा ने नहीं मारा, उसे उस झूठ ने मारा जो उसने बोला था, उस चॉइस ने मारा जो उसने चुनी, और उसकी वो चॉइस हमारी पूरी फैमिली को ले डूबी। 14 मई 2005 वॉल्ट को वारसो में दफनाया गया। कुछ पुराने डाइविंग दोस्त आए, कुछ नहीं भी आए। कुछ ने सांत्वना दी, कुछ बस चुप रहे। उसके छोटे बच्चे ये सब नहीं समझ पाए। उनमें से एक बार बार पूछता रहा, पापा कब आएंगे? पर उसकी मां कोई जवाब नहीं दे पाई। वॉल्ट की मौत ने केव डाइविंग कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। पहले तो सबने माना वॉल्ट से कोई गलती हुई होगी, इसलिए वो डूब गया। लेकिन फिर जब 2005 में फ्रेंच रिपोर्ट आई तो नई बातें सामने आईं। वॉल्ट ने जो गैस मिलाई थी वो सही नहीं थी। उसने शायद गलत सिलेंडर से सांस ली। हो सकता है उसने समझा कि वो ट्राइमिक्स ले रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ एयर थी। इतनी गहराई में ये उसकी मानसिक स्थिति को अचानक बिगाड़ सकती थी, जैसे किसी ने ब्रेन का स्विच बंद कर दिया हो। कुछ डाइवर्स का मानना है कि उसका रीब्रीदर खराब हुआ होगा, जिससे CO2 फिल्टर नहीं हो सकी और उसका दम घुटने लगा। कुछ ने तो उसके गियर पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि उसके गियर्स भारी और उस केव के लिए अनफिट थे। वो सिर्फ रिकॉर्ड के पीछे भाग रहा था। और एक और अजीब बात, उसकी टीम ने वॉल्ट के कुछ सिलेंडर फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स को जांच के लिए नहीं दिए। क्यों? क्या वो कुछ छुपा रहे थे? क्या उन्हें डर था कि उन पर आरोप लगेगा? या फिर गियर में सचमुच कोई दिक्कत थी जो सब जान गए थे? वॉल्ट की पत्नी को कभी कोई क्लियर आंसर नहीं मिला।
सिर्फ अधूरी रिपोर्टें, अफवाहें और टूटा हुआ ट्रस्ट। आज तक कोई नहीं कह सका कि पोलैंड के सबसे अनुभवी डाइवर ने इतना बड़ी भूल कैसे की। एक बात साफ थी, ऐसा अंत किसी ने नहीं सोचा था। ये थी आज की एक और दर्दनाक कहानी। फिर एक सच्ची घटना के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका साथी, नकाबपोश।